हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं योगेंद्र सोनी की लिखी स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 11 सुनने। अन्विता के जाने की बात को मेनका सुनकर शांत सी हो जाती है। अन्विता, मुझे भी आप लोगों से प्रेम व स्नेह हो गया है, लेकिन अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। यह लड़ाई मेरी ही नहीं बल्कि अनेक माँ बहनों और बेटियों की है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को झेल रही हैं। नारी के सम्मान में दूसरों को अनेकों ज्ञान दिया जाता है, लेख व कलमा पढ़ा जाता है, लेकिन हमें पैर की जूती ही समझी जाती है। मैं यह भी नहीं कहती कि दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, बल्कि बहुत से अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वह अच्छे लोग किसी दूसरे को समझते ही नहीं हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्हें लगता है इन बेवकूफ़ों से कौन बहस करे, और ये चंद बेवकूफ़ गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं और स्त्री पर धाक जमाते जाते हैं। छोड़िए, और आप पूछा करती हैं कि दरोगा साहब से क्या रिश्ता है और वह यहाँ क्यों हम लोगों से मिलने आया करते हैं, तो वह केवल एक इंसानियत का रिश्ता है। वह इस फूल सी बच्ची के पिता के अच्छे दोस्त हैं। अन्विता ने झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती कोई यह जाने कि अव्या उनकी बेटी नहीं है। इसलिए हाल चाल लेने वह अव्या से मिलने आ जाया करते हैं। अब यदि वह यहाँ आए तो उन्हें मेरा नया पता दे देना। अन्विता कंपनी के ज्वाइनिंग का कागज दिखाते हुए कहती है, इस कंपनी के बगल में अपार्टमेंट बना है जिसका रूम नंबर 13 है। वह कंपनी के कर्मचारियों के लिए है। बाकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर है कि मैं अपना और अव्या का खान पान रहन सहन अच्छे से कर सकती हूँ। बाकी उसे पढ़ाने के लिए फीस की व्यवस्था कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ कर भी कर लूँगी। बस आप दुआ कीजिए मैं अपनी बच्ची का भविष्य उज्जवल बना सकूँ। मेनका, सच में मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द ही नहीं है जो मैं बयां कर सकूँ। इतनी तकलीफों के बावजूद न तुमने दोबारा शादी की और ना ही अपने घर वापस गई। कैसे इतनी हिम्मत लाती हो? अन्विता मुस्कुराते हुए अव्या की ओर देखते हुए कहती है, सब इस मेरी नन्ही परी की देन है जो आज मैं जिंदा हूँ, और मैं तो कब का मर चुकी होती, लेकिन इसके लिए जी रही हूँ और समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि स्त्री अपनी आबरू को बचाते हुए सब कुछ कर सकती है। भले स्त्री पुरुषों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, लेकिन कर्मठ और किस्मत से लड़ कभी हार नहीं मानती और पुरुषों से भी कहीं आगे निकल सकती है। बस खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यही भोलेनाथ से कामना है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर उस लायक हो जाए कि किसी के आगे झुकना ना पड़े, और फिर मैं इसे इसके पिता के सामने ले जाऊंगी और पूछूंगी, बताओ क्या मेरी बेटी किसी लड़के से कम है जिसके लिए आपने मेरा तिरस्कार कर घर से निकाल दिया था। मेनका इस दुखित बातों को सुन खुद के आंसुओं को संभाल कहती है, तुम महान हो अन्विता, और तुम जरूर कामयाब होगी। अन्विता रोज की तरह आज भी सारा काम ढाबे का कर अपनी बच्ची के संग खाना खाकर रूम में चली जाती है और एक बैग पैक कर सारा अपना और अव्या का सामान रख लेती है। साथ ही इतने वर्षों में कमाई हुई पूंजी का बैग के एक कोने में रख लेती है। साथ ही इतने वर्षों में कमाई हुई पूंजी को बैग के एक कोने में रख लेती है। अव्या अपनी माँ के पीछे से गले में हाथ डाल कहती है, माँ आज मुझसे बात नहीं कर रही हो, कहानी भी नहीं सुनाया, माँ लोरी सुनाओ। अन्विता, अभी सुनाऊंगी, पहले आपकी मम्मा काम तो कर ले, तब तक मेरी गुड़िया बैठे। अव्या चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अन्विता सारा काम निपटा लेती है
और बिस्तर पर पहुंचते ही देखती है कि अव्या सो गई है। अपनी बच्ची को सोता देख अन्विता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तू अभी से कितनी समझदार है। और अन्विता उसके बगल में लेट सो जाती है। अगले दिन प्रातःकाल अन्विता दरवाज़ा लॉक कर उसकी चाबी मेनका को दे देती है। मेनका कहती है, बहुत याद आओगी अन्विता, आप लोग भी बहुत याद आएंगे। मैं आप लोगों से मिलने भी आया करूँगी। और शोभित से कहना उसकी अव्या पढ़ने के लिए बाहर गई है, जल्दी आएगी। वह तो नादान परेशान होगा ही। मेनका, हाँ वह अव्या के साथ खेला करता था, कुछ दिन तक तो वह भी परेशान होगा। चलो ठीक है, जाओ अपना ध्यान रखना, बाकी कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। अन्विता, बिल्कुल। अन्विता अव्या को लेकर कंपनी के अपार्टमेंट में रहने के लिए टैक्सी कर अपने सामान के साथ चली जाती है। अव्या रास्ते में अपनी माँ से पूछ कहती है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। अन्विता अव्या से कहती है, हम लोग अब दूसरे घर में रहेंगे। अव्या यह सुनकर कहती है, क्या शोभित भैया भी वहाँ रहेंगे। अन्विता, नहीं वह अपनी मम्मा के साथ रहेगा, आप अपनी मम्मा के साथ। आगे अव्या को उदास देख अन्विता कहती है, हाँ कभी कभी मिलने आएगा। अव्या यह सुन कुछ उदास सा अपनी माँ की उंगली पकड़ चलती जाती है। अन्विता अपार्टमेंट में बैठे चौकीदार को ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर रूम नंबर 13 में बेटी को गोदी लेकर पहुंच जाती है। अन्विता रूम को थोड़ा बहुत सेट कर खाना व दूध अपार्टमेंट के पास ढाबे से मंगा लेती है। आज दिन का खाना खाकर अन्विता अव्या को लेकर सोने के लिए लेट जाती है। अव्या रोने लगती है, उसे शोभित की याद आ रही होती है, क्योंकि वह शोभित के साथ खेला करती थी, तो इतनी जल्दी कैसे भूल सकती थी। अन्विता उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी नन्ही परी को। अव्या धीमी सी आवाज़ में रोते हुए कहती है, शोभित भैया को बुलाइए, मुझे उनके साथ खेलना है। और इतना बोल वह ज़ोरों से रोने लगती है। अन्विता उसे किसी तरह से चुप कराने की कोशिश करती है। बाबू वह शाम को आएगा, क्यों परेशान हो। एक झूठी दिलासा देते हुए अन्विता उसे समझाती है, अभी मेरी प्यारी सी गुड़िया सो जाए, नहीं मुझे शोभित भैया के साथ खेलना है। तभी अन्विता कहती है, अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। अपनी माँ की बात सुन अव्या अपनी माँ की ओर से मुंह घुमाकर दूसरी ओर करवट कर लेती है। अन्विता अव्या के आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी प्यारी जान सुनो तो, बहुत प्यारी कहानी है, आपकी तरह एक प्यारी सी राजकुमारी होती है। इतना सुन अव्या अपनी माँ की ओर चेहरा कर लेती है, लेकिन रोना बंद नहीं करती। अन्विता अपनी बेटी के आंसू फिर पोंछते हुए कहती है, एक बहुत प्यारा सा राज महल होता है और उसमें एक प्यारी सी राजकुमारी होती है, वह भी आपकी तरह, जिसका चेहरा आपकी तरह गोरा गोरा और लाल सा होता है। वह परी को भी नींद नहीं आ रही होती है, तभी उसकी मम्मा उसके लिए दूध लेने चली जाती है। वह नन्ही सी परी राजमहल के बाहर बच्चों के खेलने की आवाज़ सुन बाहर चली जाती है, जहाँ ढेर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वह प्यारी सी राजकुमारी उन बच्चों से कहती है, मुझे भी आप लोगों के साथ खेलना है, मैं भी खेलूं। लेकिन वह बच्चे उस बच्ची को अपने साथ नहीं खिलाते और कहते हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, वरना तुम्हारी मम्मा हमें डांटेगी कि मेरी बेटी को तुम लोग परेशान करते हो। वह प्यारी सी राजकुमारी कहती है, नहीं मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज़ मुझे भी खिलाओ। तभी वे शैतान बच्चे उस प्यारी सी राजकुमारी को अपने साथ नहीं खिलाते। वह प्यारी सी राजकुमारी रोने लगती है। तब ही प्यारी सी राजकुमारी के रोने की आवाज़ सुन उसकी मम्मा दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपनी परी को गोद में लेकर उस बच्चे को डांटते हुए कहती हैं,
क्यों मेरी परी को परेशान किया और अपनी जान से प्यारी बेटी को गले लगाकर कमरे के अंदर ले जाती है। तभी वह प्यारी सी राजकुमारी रोते हुए कहती है, मम्मी वह लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। तो उस प्यारी राजकुमारी के आंसू पोंछ माँ कहती है, कोई बात नहीं, हम और तुम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। और उसकी माँ अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है और कुछ देर बाद वह नन्ही सी राजकुमारी थक जाती है। उसकी मम्मा उसे गोदी में लेकर बिस्तर पर लेटा देती हैं और मुंह में दूध की बोतल लगा देती हैं। फिर उसकी मम्मा उसके साथ लेट जाती हैं। इतनी कहानी सुनते ही अव्या मुंह में बोतल लगाए सो जाती है। अपनी बच्ची को इस तरह सोता देख अन्विता की आंखों में आंसू आ जाता है और ममता में डूबी अन्विता अव्या के माथे पर चूमते हुए कहती है, मेरी प्यारी सी जान। और फिर थकी हारी अन्विता भी सो जाती है। तो दोस्तों, कहानी का यह पार्ट आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और दूसरों को भी यह कहानी शेयर करें। और अगले भाग को अगले अध्याय में सुनने के लिए चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।